बीकेसी गुरु मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे प्रश्न बैंक हल कक्षा 10वीं विज्ञान और शुरू करते हैं अध्याय 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। और पहला इसमें हम लेते हैं, किसी रासायनिक अभिक्रिया का निर्धारण होता है कब होता है? जब अवस्था में परिवर्तन हो, रंग में परिवर्तन हो, तापमान में परिवर्तन हो, ये तीनों ही परिवर्तन होना आवश्यक हो तो रासायनिक अभिक्रिया का निर्धारण होता है। अर्थात उपरोक्त में से कोई या सभी, कुछ भी यदि हो रहा है इनमें से तो रासायनिक अभिक्रिया का निर्धारण होता है। तो चलिए अब लेते हैं दूसरे नंबर का प्रश्न। दूसरा है, यदि मैग्नीशियम रिबन को वायु में दहन किया जाए तो चमकदार श्वेत लौ उत्पन्न होती है एवं यह श्वेत चूर्ण में परिवर्तित हो जाता है। ये चूर्ण रासायनिक रूप से है, क्या है यह रासायनिक रूप से? एक मैग्नीशियम ऑक्साइड कहलाएगा। ऑक्सीजन की उपस्थिति में हमने मैग्नीशियम रिबन को जलाया है, यह चूर्ण क्या कहलाएगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड कहलाएगा। चलिए तीसरा नंबर लेते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ अभिक्रिया किस प्रकार की होती है? कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ की अभिक्रिया जो है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ऑप्शन नंबर ब सही है। फिर चौथा, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? तो भौतिक परिवर्तन, उबलते पानी में जलवाष्प बनना भौतिक परिवर्तन है। बर्फ का पिघलकर जल बनना, यह भी भौतिक परिवर्तन है। नमक का पानी में घुलना, यह भी भौतिक परिवर्तन है। कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? एलपीजी का दहन भौतिक परिवर्तन नहीं है, क्योंकि एलपीजी जलने के बाद पुनः उसी अवस्था में नहीं आ सकती। ऑप्शन नंबर ब। पांचवें नंबर का वस्तुनिष्ठ है, जल का विद्युत अपघटन एक अपघटन अभिक्रिया है। हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के निकलने में मोल अनुपात होगा। तो मोल अनुपात क्या होगा? 2:1 होगा। ऑप्शन नंबर ब। अब छठवां देते हैं, देर तक सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में रखने पर वह काला पड़ जाता है। क्यों सिल्वर क्लोराइड सूर्य के प्रकाश में काला पड़ जाता है? क्योंकि सिल्वर क्लोराइड के विखंडन से सिल्वर बनता है। ऑप्शन नंबर अ सही है। फिर सातवां प्रश्न है, सूर्य के प्रकाश में श्वेत रंग का सिल्वर क्लोराइड धूसर रंग का होता है। यह अभिक्रिया उदाहरण है। श्वेत रंग से धूसर रंग वाली जो अभिक्रिया है, यह किस चीज का उदाहरण है? वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर डी सही है, द सही है। आठवां देखिए, जिन अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है उन्हें कहते हैं। ऊष्मा का अवशोषण किस अभिक्रिया में होता है? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया में होता है। ऊष्मा का अवशोषण ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर स। नौवां प्रश्न है, लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र है। क्या है लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र? PbNO3 ट्वाइस। PbNO3 ट्वाइस जो है वो है लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र। फिर 10वें नंबर का वस्तुनिष्ठ लेते हैं, खाद्य पदार्थों का कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में टूटना किस प्रकार की अभिक्रिया है? कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में खाद्य पदार्थों का टूटना किस प्रकार की अभिक्रिया है? यह अभिक्रिया है, तो ऑप्शन नंबर स यहां पर सही है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अब लेते हैं 11वें नंबर का वस्तुनिष्ठ, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया रासायनिक अभिक्रिया है? कौन सी प्रक्रिया रासायनिक अभिक्रिया है? तांबे के तार को हवा की उपस्थिति में उच्च ताप पर गर्म करना, ये कैसी अभिक्रिया है? रासायनिक अभिक्रिया है। फिर 12वें नंबर का वस्तुनिष्ठ है, निम्नलिखित में से कौन सी एक रासायनिक अभिक्रिया नहीं है? तो कौन सी रासायनिक अभिक्रिया नहीं है? देखते हैं, लौह पदार्थ में जंग लगना रासायनिक अभिक्रिया है। भोजन का पकना रासायनिक अभिक्रिया है। कागज का जलना रासायनिक अभिक्रिया है। कौन सी नहीं है? बर्फ का पिघलना एक भौतिक अभिक्रिया है, अतः यह रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। चलिए 13वें नंबर का वस्तुनिष्ठ लेते हैं,
सोने और प्लेटिनम को गलाने वाले अम्ल का क्या नाम है? सोने और प्लेटिनम को गलाने वाले अम्ल का क्या नाम है? ऑप्शन नंबर अ है एक्वारेजिया। एक्वारेजिया। अब लेते हैं 14वें नंबर का प्रश्न। किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं? रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं अभिकारक, और बनकर तैयार होने वाले पदार्थ कहलाते हैं उत्पाद। तो भाग लेने वाले क्या कहलाते हैं? अभिकारक। अब लेते हैं प्रश्न क्रमांक 2। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पॉप ध्वनि से जलने वाली गैस, पॉप ध्वनि से जलने वाली गैस कौन सी गैस है? H2 गैस है, हाइड्रोजन गैस है। यहाँ पर H2 लिख देंगे। हमारे शरीर के कोशिकीय स्तर पर भोजन का दहन खालिस्तान कहलाता है? अपचयन कहलाता है। क्या लिखेंगे हम यहाँ पर? अपचयन। अपचयन। फिर देखिए तीसरे नंबर का खालिस्तान क्या है? तीसरे नंबर में है लंबे समय तक सेवन न करने पर सूखे सेवों के सड़ने का कारण खालिस्तान है। किस कारण से सड़ जाते हैं? विकृति गंधिका। यहाँ पर आ जाएगा विकृति गंधिका। इस कारण से सेव सड़ जाते हैं। फिर H2, अगला नंबर है 4। H2 का योग तथा O2 का ह्रास खालिस्तान अभिक्रिया कहलाता है? H2 का जुड़ना और O2 का निकलना, यह तो अपचयन कहलाता है। तो यहाँ पर आ जाएगा अपचयन। 5वें नंबर का खालिस्तान है दीवारों पर सफ़ेदी करने के 2-3 दिन बाद दीवारों पर चमक आ जाती है। ऐसा खालिस्तान के निर्माण के कारण होता है। किसका निर्माण होता है? कैल्शियम कार्बोनेट बनने के कारण। किसके कारण होता है? कैल्शियम कार्बोनेट बनने के कारण। कार्बोनेट बनने के कारण, बनने के कारण होता है। फिर 6वां नंबर देखते हैं। 6वां यहाँ पर है संगमरमर का रासायनिक सूत्र खालिस्तान है। संगमरमर का रासायनिक सूत्र भी क्या है? यही है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट ही संगमरमर का रासायनिक सूत्र है। अब देखिए 7वें नंबर का देखिए बिना बुझे हुए चूने का सूत्र खालिस्तान है। बिना बुझे हुए चूने का सूत्र है CaO। अध्याय 2 अम्ल क्षार एवं लवण। ब्लूप्रिंट के अनुसार इस पाठ से 6 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, 2 अंक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न एवं 4 अंक का एक प्रश्न। तो देखिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लवण क्रिस्टलन जलयुक्त नहीं है? क्रिस्टलन जलयुक्त नहीं है, कौन सा नहीं है? तो देखिए नीलत होता है, धावन सोडा है, जिप्सम है, कौन नहीं है? खाने का सोडा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ब यहां पर सही है। अब लेते हैं दूसरा वस्तुनिष्ठ। पाचन के समय आमाशय पाचक रसों का पीएच मान होता है। आमाशय पाचक रसों का पीएच मान 7 से कम होता है। ऑप्शन नंबर अ यहां पर सही है। अब लेते हैं तीसरा नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षारक नहीं है? कौन सा क्षारक नहीं है? तो NaOH क्षारक है, KOH क्षारक है, NH4OH क्षारक है, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षारक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्षारक है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्षारक है। तो कौन नहीं है क्षारक? क्षारक नहीं है एथेनॉल, क्षारक नहीं है। ऑप्शन नंबर द। फिर देखिए यहाँ पर हम लेते हैं बेकिंग पाउडर बनाने में प्रयुक्त अवयवों में से एक अवयव सोडियम हाइड्रोक्साइड कार्बोनेट है, तो दूसरा अवयव होगा। दूसरा अवयव क्या होगा? टार्टरिक अम्ल होगा। ऑप्शन नंबर ब यहाँ पर सही है। 5वें नंबर का वस्तुनिष्ठ लेते हैं। अपच का उपचार करने के लिए निम्नलिखित में से किस औषधि का उपयोग होता है? यानी अपच का उपचार हम किस औषधि से करेंगे?
एंटासिड से करेंगे। ऑप्शन नंबर स यहाँ पर सही है। छठवां देखिए, टमाटर में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल उपस्थित होता है। ऑप्शन नंबर ब सही है। फिर सातवां नंबर है, सोडियम कार्बोनेट एक क्षारीय लवण है क्योंकि यह निम्नलिखित का लवण होता है। किसका लवण होता है? यह होता है दुर्बल अम्ल एवं प्रबल क्षारक। ऑप्शन नंबर द यहाँ पर सही है। आठवां वस्तुनिष्ठ है, अम्लों के लिए कौन सा कथन सत्य है? अम्लों के लिए खट्टा स्वाद नीले लिटमस को लाल कर देता है। अम्ल के लिए दो बातें हमें ध्यान रखना है यहाँ वस्तुनिष्ठ के अनुसार, खट्टा स्वाद और नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। 9वें नंबर का वस्तुनिष्ठ है, पीएच स्केल की परास है कहाँ से कहाँ तक होती है? 0 से 14 तक होती है। पीएच स्केल की परास 0 से 14 तक होती है। ऑप्शन नंबर ब सही है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या वाक्य में दीजिए। चलिए देते हैं। पहला है, विरंजक चूर्ण का सूत्र लिखिए। विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या है? CaOCl2। यह विरंजक चूर्ण का सूत्र है। दूसरे नंबर का प्रश्न है, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल से क्रिया करके किसका निर्माण करता है? धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की जब हम अम्ल से क्रिया करेंगे तो क्या होगा? चलिए देखते हैं। धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट जैसे कि हम ले लेते हैं एक सोडियम का NaHCO3, यह हो गया हमारा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसकी अम्ल से क्रिया कराते हैं जैसे कि हम करा दें HCl अम्ल से क्रिया, तो क्या होगा? तो देखिए क्या होगा, तो सबसे पहले तो बनेगा लवण, जैसे कि बन गया नमक, NaCl बन गया, तो ये बन गया नमक। फिर क्या बन गया? CO2 बन गया, तो कार्बन डाइऑक्साइड। और फिर H2O, तो क्या बन गया? जल। तो नमक, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनेगा। तो अब हम लेते हैं तीसरा नंबर, कैल्शियम फॉस्फेट जो दांत के इनेमल में उपस्थित होता है, इसकी रासायनिक प्रकृति क्या होती है? इसकी रासायनिक प्रकृति क्या होगी? क्षारीय होगी। ऑप्शन अब यहाँ पर क्या आ जाएगा? क्षारीय। फिर चौथा नंबर देखिए, अम्ल और क्षार के मध्य होने वाली अभिक्रिया क्या कहलाती है? अम्ल और क्षार जब आपस में क्रिया करते हैं तो लवण और जल बनाते हैं। इस प्रकार की अभिक्रिया कहलाती है उदासीनीकरण। क्या कहलाती है? उदासीनीकरण। आपस में ये देखिए उदासीन हो जाते हैं और यह अभिक्रिया कहलाती है उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीन होकर क्या बनाते हैं? लवण और जल बनाते हैं। तो अब लेते हैं पांचवा नंबर, रंग में परिवर्तन के द्वारा सूचक हमें यह बताते हैं कि कोई पदार्थ अम्ल है या क्षारक। कुछ ऐसे भी पदार्थ होते हैं जिनकी गंध अम्लीय या क्षारकीय माध्यम में भिन्न हो जाती है। ऐसे पदार्थ क्या कहते हैं? ऐसे पदार्थों को हम कहते हैं गंधीय सूचक। क्या कहते हैं? गंधीय सूचक। छठवां नंबर लेते हैं, विरंजक चूर्ण के निर्माण में कौन से पदार्थों का उपयोग होता है? तो विरंजक चूर्ण के निर्माण में किसका इस्तेमाल होगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस प्लस क्लोरीन Cl2। तो विरंजक चूर्ण के निर्माण में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्लोरीन का उपयोग होता है। फिर सातवां नंबर देखिए, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को हम क्या बोलते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। अब आते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थानों में लेते हैं पहला नंबर,
शाकीय पौधे नेटल के डंक में खालिस्तान अम्ल उपस्थित होता है। कौन सा अम्ल होता है? मेथेनोइक अम्ल। मेथेनोइक अम्ल उपस्थित होता है। अब लीजिए दूसरा खालिस्तान। दूसरा खालिस्तान है कठोर जल को मृदु जल करने के लिए खालिस्तान यौगिक का उपयोग होता है। किसका उपयोग होगा? वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल होगा। वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा या कपड़े धोने का सोडा, जिसको हम बोलते हैं N2CO3। फिर लेते हैं तीसरा खालिस्तान। अम्लीय वर्षा का पीएच मान खालिस्तान होता है। कितना होता है? 5.6 से कम। कितना होता है? 5.6 से कम होता है। चौथा नंबर लेते हैं। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का सामान्य नाम खालिस्तान है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी NaHCO3 का सामान्य नाम क्या है? इसका सामान्य नाम है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा या खाने का सोडा। फिर देखिए सिरके में खालिस्तान अम्ल उपस्थित होता है। सिरके में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? एसिटिक अम्ल होता है। तो यहां पर लिख देंगे हम एसिटिक अम्ल। फिर छठवा देखिए चूना, पत्थर, खड़िया एवं संगमरमर खालिस्तान के विभिन्न रूप हैं। तो किसके रूप हैं ये सब? ये सब कैल्शियम कार्बोनेट के रूप हैं। कैल्शियम कार्बोनेट के रूप हैं ये। चलिए अगला लेते हैं। हाँ, अगला 7वां नंबर है अम्ल एवं क्षारक की अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप लवण तथा जल प्राप्त होते हैं। इस अभिक्रिया को खालिस्तान कहते हैं। अभी हमने किया है उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं हम इसे। चलिए 8वां नंबर है अधात्विक ऑक्साइड खालिस्तान प्रकृति के होते हैं। अधात्विक ऑक्साइड खालिस्तान प्रकृति के होते हैं। एसिटिक। एसिटिक। एसिडिक। तो अब देखिए 9वां नंबर क्या है? 9वां नंबर है लिटमस विलयन जब ना तो अम्लीय होता है ना ही क्षारकीय, तब यह खालिस्तान रंग का होता है। अम्लीय भी नहीं होगा और क्षारकीय भी नहीं होगा, तो यह होता है बैंगनी रंग का। बैंगनी रंग का होता है। अब 10वां नंबर है जब धातु अम्ल से हाइड्रोजन परमाणुओं का हाइड्रोजन गैस के रूप में विस्थापन करती है, तब जो यौगिक बनता है उसे खालिस्तान कहते हैं। तो ऐसे यौगिक को हम क्या बोलेंगे? लवण कहते हैं। अब लेते हैं सही जोड़ी मिलाइए। तो सही जोड़ी मिलाते हैं। खट्टे दूध दही, ये तो अम्ल की बात हो रही है, तो लैक्टिक अम्ल, यह हो गया पहले का उत्तर। अ नंबर चींटी के डंक, चींटी के डंक में क्या होता है? मेथेनोइक अम्ल, ये हो गया दूसरे का उत्तर। दूसरे के सामने लिख देंगे। नींबू के रस का पीएच मान, नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है? 7 से कम, ये हो गया तीसरे का उत्तर। क्योंकि नींबू का रस क्या है? अम्लीय प्रकृति का है। सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन का पीएच मान, चूंकि यह क्षारकीय प्रकृति का है, इसलिए 7 से अधिक होगा। और क्षारक जल में घुलनशील होते हैं, तो ऑप्शन ब आ जाएगा इसके सामने। अब लेते हैं अध्याय 3 धातु एवं अधातु। धातु एवं अधातु से 4 अंक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न एवं 2 अंक का एक प्रश्न पूछा जाना है। सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। पहला नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा गुण प्रायः धातुओं द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जाता है?
कौन सा गुण प्रायः धातुओं द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जाता है? चमकहीनता। धातुओं में तो चमक होती है, तो ये धातुओं द्वारा नहीं किया जाता है। तो क्या क्या किया जाता है? विद्युत संचालन, ध्वनिक प्रकृति, तन्यता, है ना, लेकिन चमक भी उसमें होती है। चमकहीनता यहाँ दिया है, इसलिए यह नहीं किया जाता है। फिर लीजिए अगला प्रश्न, वायु में अधिक समय तक खुला छोड़े जाने पर चांदी की वस्तुएं काली पड़ जाती हैं, यह निम्नलिखित के बनने के कारण होता है। तो किसके बनने के कारण होता है? सिल्वर सल्फाइड के बनने के कारण होता है। ऑप्शन नंबर श यहाँ पर सही है। तीसरा नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी अधातु में चमक होती है? कौन सी अधातु में चमक होती है? आयोडीन में चमक होती है। ऑप्शन नंबर ड यहाँ पर सही है। चौथा नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी धातु उभयधर्मी ऑक्साइड बनाती है? उभयधर्मी ऑक्साइड कौन सी धातु बनाती है? उपधातु बनाती है। तो देखिए यहाँ पर आएगा एल्यूमिनियम। फिर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु में पारद अवयव होता है? तो कौन सी मिश्र धातु में होता है? अमलगम में। ऑप्शन नंबर स। फिर छठवां नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी अधातु द्रव होती है? ब्रोमीन जल बोलते हैं ना, तो ब्रोमीन द्रव अवस्था में होती है। जब अम्ल धातु के साथ क्रिया करता है तो कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? तो हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होती है जब भी अम्ल धातु से क्रिया करता है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या वाक्य में देना है। चलिए ले लेते हैं। पहला नंबर है, किस धातु को छोड़कर अन्य सभी धातुएं कमरे के तापमान पर ठोस अवस्था में पाई जाती है? तो द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? मरकरी है। कौन सी है? मरकरी है, Hg। फिर देखिए, दो धातुओं के नाम लिखिए जो ठंडे जल के साथ तेजी से क्रिया करती हैं। कौन सी हैं वे दो धातुएं जो ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करती हैं? सोडियम और पोटेशियम। कौन सी धातुएं हैं वो? सोडियम और पोटेशियम। चलिए तीसरा नंबर है, एक्वा रेजिया में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल का मिश्रण किस अनुपात में होता है? किस अनुपात में होता है? 3:1 में होता है। फिर चौथा नंबर लेते हैं, आयोडीन यौगिकों का गलनांक एवं क्वथनांक उच्च क्यों होता है? क्यों होता है आयोडीन यौगिकों का गलनांक और क्वथनांक दोनों उच्च? अधिक अंतर आयनिक आकर्षण बल के कारण। किस कारण होता है? अधिक अंतर आयनिक, लिख देते हैं, अधिक अंतर आयनिक आकर्षण बल के कारण। चलिए पांचवा नंबर है, अमलगम किसे कहते हैं? अमलगम किसे कहेंगे? मरकरी की मिश्र धातु को बोलते हैं। किसे बोलते हैं? मरकरी की मिश्र धातु को हम क्या बोलते हैं? अमलगम बोलते हैं। फिर छठवां नंबर है, यशद लेपन किसे कहते हैं? यशद लेपन किसे कहते हैं? लोहे को जंग से बचाने जस्ते की जो परत हम चढ़ाते हैं ना, उसे हम कहते हैं यशद लेपन। यानी जंग रोधी के रूप में जस्ते की परत यानी लेपन, तो यशद लेपन हम इसे कहेंगे। अब रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला रिक्त स्थान है, मिश्र धातु खाली स्थान का उपयोग विद्युत तारों की परस्पर वेल्डिंग के लिए होता है। वेल्डिंग के लिए कौन सी मिश्र धातु का उपयोग होता है? सोल्डर का। किसका इस्तेमाल होता है? शोल्डर। चलिए अब दूसरा नंबर क्या है? दूसरा नंबर है, लंबे समय तक आर्द्र वायु में रहने पर लोहे पर भूरे रंग
के पत्र की पदार्थ की परत चढ़ जाती है जिसे खालिस्तान कहते हैं। ऐसी परत को हम आयरन ऑक्साइड कहते हैं। परत किस कारण से आयरन ऑक्साइड बन जाता है ना, आयरन ऑक्साइड। अब चलिए तीसरा नंबर लेते हैं। कॉपर वायु में उपस्थित आर्द्र कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है जिससे उसकी सतह से भूरे रंग की चमक धीरे धीरे खत्म हो जाती है एवं हरे रंग की परत चढ़ जाती है। यह हरा पदार्थ खालिस्तान होता है। यह हरा पदार्थ कॉपर ऑक्साइड CuO होता है। फिर चौथा नंबर क्या है, दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को खालिस्तान कहते हैं, मिश्र धातु कहते हैं। इसे हम क्या बोलेंगे, मिश्र धातु कहते हैं। फिर देखिए, वह सूची जिसमें धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है को खालिस्तान कहते हैं। धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के अवरोही क्रम में, तो सक्रियता श्रेणी, क्या कहेंगे हम ऐसी सूची को, सक्रियता के अनुसार बना रहे हैं ना, तो सक्रियता श्रेणी कहा जाता है। अब सही जोड़ी मिलाइए। तो यहाँ पर सही जोड़ी हमारे सामने है। अब ले लेते हैं। सबसे पहले सभी धातुएं क्या करती हैं, धातु ऑक्साइड का निर्माण करती हैं। फिर नंबर 2 क्या आएगा, एनोडीकरण या एनोडीकरण है वो, एनोडीकरण कहाँ होगा, एल्यूमिनियम में होगा। फिर तीसरा नंबर है सोडियम मिट्टी के तेल या केरोसिन में रखा जाता है, उसे ही हम बोलते हैं मिट्टी का तेल। फिर कार्बन अधातु के अपरूपता प्रदर्शित करती है। और फिर अंतिम है धातु विद्युत की चालक होती हैं। इस तरह से यह सही जोड़ी यहाँ पर समाप्त होती है। अब लेते हैं चैप्टर नंबर 4। यहाँ से 4 अंक का एक प्रश्न पूछा जाएगा। वस्तुनिष्ठ प्रश्न अध्याय 4 में नहीं है। अब अध्याय 5, यहाँ से 3 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें 1 अंक का वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएगा तथा 2 अंक का एक प्रश्न होगा। पहला वस्तुनिष्ठ है, अष्टक नियम किस तत्व तक उपयोगी होता है। अष्टक नियम देखिए, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और इसके बाद 4s2, यहाँ तक अष्टक नियम उपयोगी होता है, क्योंकि बिल्कुल क्रम से परमाणु क्रमांक 20 यानी कैल्शियम तक यह अष्टक नियम सक्रिय होता है। इसके बाद 4s के बाद इलेक्ट्रॉन 3d में चला जाता है, जबकि 4p में इसके बाद प्रवेश करता है। इसलिए यह यहाँ पर अष्टक नियम का विरोध हो जाता है। तो अष्टक नियम कहाँ तक उपयोगी है, कैल्शियम तक उपयोगी है। ऑप्शन नंबर ब यहाँ पर सही है। फिर मेंडलीफ के आवर्त नियम के अनुसार तत्व को आवर्त तालिका में व्यवस्थित किया गया क्रम है। क्या क्रम है, बढ़ता परमाणु द्रव्यमान। तो मेंडलीफ की आवर्त सारणी हमें पता है कि द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित की गई है। तो ऑप्शन नंबर स यहाँ पर सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन आधुनिक आवर्त सारणी या तालिका के संदर्भ में सत्य है। कौन सा कथन आधुनिक आवर्त तालिका के संबंध में सत्य है। इसमें 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभ हैं जो समूह कहलाते हैं। 7 आवर्त और 18 वर्ग स्तंभ जिसे हम बोलते हैं वो हैं। और एक और बात यह है कि आधुनिक आवर्त सारणी बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के क्रम में व्यवस्थित की गई हैं। चलिए, आधुनिक आवर्त सारणी चौथा नंबर है। आधुनिक आवर्त सारणी में सभी तत्वों को रखा गया है। आ गया ना, अब बढ़ते परमाणु क्रमांक के आधार पर। ऑप्शन नंबर अ सही है।
पांचवा है आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर प्रवृत्तियों के बारे में कौन सा कथन असत्य है। तो कौन सा कथन असत्य है, तो पहले ले लेते हैं। तत्वों की धात्विक प्रकृति घटती है, ये तो सत्य है। संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है, यह भी सत्य है। इनके ऑक्साइड अधिक अम्लीय हो जाते हैं, यह भी सत्य है। तो कौन सा असत्य है, परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, यह असत्य है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला है आधुनिक आवर्त सारणी में दाएं से बाएं जाने पर विद्युत ऋणात्मकता खाली स्थान है। तो देखिए दाएं से जब हम बाएं जाएंगे तो विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती है, तो यहाँ आ जाएगा बढ़ती है। फिर दूसरा नंबर आ जाएगा उत्कृष्ट गैसों का पता देर से चला क्योंकि यह खाली स्थान होती हैं, यह अक्रिय होती हैं। उत्कृष्ट गैस कैसी होती हैं, अक्रिय। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनान, रेडॉन अक्रिय हैं। फिर देखिए तीसरा नंबर है आधुनिक आवर्त सारणी में खाली स्थान समूह होते हैं। अभी बात हुई आधुनिक आवर्त सारणी में 18 समूह होते हैं। फिर चौथा नंबर है किसी कोश में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या निकालने का सूत्र खाली स्थान है। इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या निकालने का सूत्र क्या है, 2n², जहां n है कोश की संख्या। फिर देखिए आवर्त में बाएं से दाएं और ओर जाने पर परमाणु त्रिज्या खाली स्थान है। बाएं से दाएं जब हम जाएंगे किसी भी आवर्त में तो परमाणु त्रिज्या घटती है, परमाणु त्रिज्या घटती है। अब लेते हैं निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या वाक्य में दीजिए। किस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 282 होता है। 282 यानी 2 और 8 हो गए 10 और 2 12। 12 किसका होगा, मैग्नीशियम का होगा, Mg12। फिर देखिए किस तत्व में पहले कोष से दुगने इलेक्ट्रॉन होते हैं। किस तत्व में पहले कोष से दुगने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो देखिए ये देखिए ये पहला कोष है, पहले कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2। तो ऐसा तत्व हमें बताना है जिसमें पहले कोष से दुगने इलेक्ट्रॉन हों दूसरे कोष में। यानी यहाँ पर देखिए कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6। तो वह तत्व कौन सा होगा, वह तत्व होगा कार्बन। चलिए तीसरा है तत्वों के वर्गीकरण का अष्टक नियम किसने प्रतिपादित किया था। न्यूलैंड ने प्रतिपादित किया था। किसने प्रतिपादित किया था, न्यूलैंड ने प्रतिपादित किया था। अब अगला है तत्वों के वर्गीकरण का त्रिक नियम किसने प्रतिपादित किया था। त्रिक नियम डोबेराइनर ने प्रतिपादित किया था। तो लिख देते हैं डोबेराइनर ने प्रतिपादित किया था। फिर है आधुनिक आवर्त नियम लिखिए। आधुनिक आवर्त नियम क्या है, आधुनिक आवर्त सारणी जब बनी तो क्या नियम था, तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु संख्या का या परमाणु क्रमांक का आवर्ती फलन होते हैं। तो लिख देंगे, क्या लिखेंगे, तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु क्रमांक का आवर्त फलन होते हैं। आवर्त फलन होते हैं।